हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। ठीक है। जो यूपीएससी है ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो 10वीं यूनिट है उसमें एक महत्वपूर्ण आयोग है। और चूंकि ये स्टेट सिविल सर्विस हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यह दोनों ही रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग के रूप में यह देखा जाता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब क्या है ये। देखिए, यदि हम जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले से ही हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई एक व्यवस्था थी। यदि करीब करीब माने 200 साल के पहले से मान लें तो थोड़ा सा विकास इसमें हो चुका था। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिससे संघ लोक सेवा आयोग का एक शुरुआती स्वरूप देखने को मिला। और धीमे धीमे जाके हम लोग देखेंगे कि आज का यह वर्तमान स्वरूप है स्वतंत्रता के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो प्लीज आप लोग इसको बहुत ध्यान से आप लोग जरूर एक नोट नोट कीजिएगा। और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये क्या है, भारत का एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण मतलब एक सेंट्रल जो रिक्रूटमेंट होती है उसका एक यह है कि अधिकरण है एक, जहां पर बहुत सारे जितने भी बड़ी सेवाएं हैं, चाहे आप आईएएस की बात कर लें, आईएएस की बात करें या आप आईपीएस की बात करें, आईएफएस, मतलब ऐसे बहुत सारे जो आप जो बड़ी बड़ी आप देखते होंगे, वैकेंसी देखते होंगे, ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ रही है, ये सीधे वहीं से आ रही है जहां से आप असंघ लोक सेवा आयोग को आप ध्यान से देखते और समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय के तहत ही यह काम करता है। जो यूपीएससी है किसमें, कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक संवैधानिक आयोग, कैसे संवैधानिक आयोग है, क्योंकि हम जानते हैं कि संवैधानिक आयोग किसे कहते हैं। संवैधानिक आयोग वही है जिसकी चर्चा या जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद के आधार पर या संविधान में उसकी चर्चा दी गई होती है उसके गठन के बारे में, तो वह कहलाता है एक संवैधानिक आयोग। इसकी चर्चा कहाँ दी गई है, ये चर्चा दी गई है, ये भाग 14, कौन सा है, भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में इसकी चर्चा दी गई है। ये देखिए अनुच्छेद 14 है, 315 से 323 के बीच में इसमें आयोग का गठन, संरचना, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, एक संवैधानिक व स्वायत्त संस्थान है, मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करता। यह एक बिल्कुल से क्या है, संविधान में दिया गया है तो इसे संवैधानिक आयोग हो गया। और ये स्वायत्त संस्थान है, मतलब एक खुद खुद के रूप में निर्णय लेता है, किसी के अधीन निर्णय नहीं लेता है। यदि प्रथम गठन की बात करें तो 1926, मतलब हमने आपसे कहा था ना कि स्वतंत्रता के पूर्व भी यह काम कर रहा है, मतलब ली आयोग है ये, ली आयोग है। तो उस ली आयोग की सिफारिश पर यह इसका गठन सबसे पहले हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम प्रयास करते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक टू टॉपिक ध्यान रखें और जिससे आपको अधिकतम क्या हो, कम समय में अधिकतम टॉपिक आप कवर कर सकें। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होता है यह संघ लोक सेवा आयोग। इसकी जो सदस्य संख्या है वो निर्धारित नहीं है। जो सदस्य संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किसको है, राष्ट्रपति को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा और अच्छे से दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा।
आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का भी उल्लेख नहीं है, मतलब ना ही इसमें कितने सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या, ये वाला ये भी आपको इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है ये। और साथ में इसमें योग्यता का उल्लेख भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दो चीजें, यदि प्रश्न आ जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग में संविधान के कौन से अनुच्छेद में सदस्य संख्या व योग्यता का उल्लेख दिया है, तो आप समझिए इन दोनों का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ठीक है। हालांकि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का 10 वर्ष का जिन्हें अनुभव हो, मतलब जो प्रशासनिक सेवा में रह चुके हों और उनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रहा हो, वह इसमें इस संरचना के रूप में आधे से अधिक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। चलिए, अब अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल क्या होता है अध्यक्ष व सदस्य का? जो 6 साल या 65, मतलब इनमें से जो पहले हो जाए वह इनका कार्यकाल होगा। देखिए सामान्यतः आप देखेंगे जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उन सभी का 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है इनका, या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, ये सभी में आपको देखने को मिलेगा। बर्खास्त व निलंबन, इसके बारे में हम लोग समझे तो यदि मान लीजिए कोई है और यदि उसको निलंबन करना है, स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होगी, मतलब यदि अपने पद से विमुक्त होना चाहता है या हो रहा होता है तो किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या है पहला? पहला यह है कि स्वेच्छा से वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद विमुक्त हो सकते हैं। किसी भी समय अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वो दे सकते हैं। मान लीजिए त्याग पत्र नहीं देते हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति को लगता है कि अपने कार्य में सक्षम नहीं है, तो इस कारण वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो दिवालिया हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक विकृति हो सकती है, पदावधि के दौरान अन्यत्र वैतनिक नियोजन में लगने पर, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। जिसके आधार पर ये आप समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है कि राष्ट्रपति को लगे कि यह अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो इस कारण से भी वो पद से अलग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। अब राष्ट्रपति मान लीजिए कोई पद से अलग नहीं होना चाह रहा है, त्याग पत्र नहीं देना चाह रहा है, और वह क्या है, किसी कारण से लगता है, जैसे लगता है कि कोई कारण है जिससे वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अध्यक्ष और दूसरे सदस्य तो उनके कदाचार के कारण भी पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा इस लाइन को, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भेजना होता है। मतलब यदि वो कदाचार पर उस पर आरोप है, उस आरोप में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करेगा? मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, और सुप्रीम कोर्ट जांच के उपरांत बर्खास्त करने का परामर्श देता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच की और सही पाया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह मानना बाध्यकारी होता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। बाध्यकारी मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच को वो डिनाई कर दे। उसको यदि कह दिया है कि हाँ इसको जो जांच सही है और इनको बर्खास्त करना चाहिए, तो क्या करने उसके लिए उसको बाध्यकारी राष्ट्रपति को हो जाएगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। मतलब वही स्थिति है जांच के दौरान। देखिए जांच के दौरान तो क्या कर सकता है, उसको ऑलरेडी राष्ट्रपति क्या करेगा? निलंबित कर देगा, भाई जांच चल रही तो आप अलग हो जाइए। और जांच यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा रही है और वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ इनका निलंबन नहीं, इनका बर्खास्त करना चाहिए, तो राष्ट्रपति को वह क्या है, मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। जो कदाचार है के बारे में संविधान कहता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष व अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित होंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसा भारत सरकार
ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है उसके आधार पर ये देखा जाएगा कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार किसी संविदा या करार से संबंधित तो भी स्थिति में वह यह कार्यवाही हो सकती है। ठीक है। अब देखिए यदि या निगमित, अभी देखिए मान लीजिए कदाचार हो गया या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे हो या निगमित कंपनी अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। लाभ के लिए, इस बात को समझिएगा, लाभ के लिए होगा तो भी लाभ के पद में माना जाएगा, या बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। अब देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति दो परिस्थितियां ही हैं केवल जिसके आधार पर यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। क्या है? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, एक कारण ये है। दूसरा क्या है? जब अध्यक्ष अपना काम कर पाने में सक्षम ना हो या अथवा वह अनुपस्थित हो। ये दो कारण हैं जिन दो कारणों के आधार पर राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। ठीक है। अब कार्यवाहक कार्य और शक्तियों के बारे में आते हैं हम लोग। संघ की सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का ये आयोजन करवा, मतलब इसे कार्य क्या क्या है। संघ मतलब होता है जैसे केंद्र सरकार वगैरह है या जो भी है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन हो गया, बाकी जगह भी हो गई, वहां पर क्या होगा कि सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना। दो या अधिक राज्य, यदि पहला काम तो ये है जो केंद्रीय भर्ती होती है वो करवाते हैं। दूसरा काम है दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त भर्ती का आग्रह करे तो आयोग उनकी योजना बनाने में सहायता करता है। ठीक है। एक और ये भी काम करता है, किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। और साथ में क्या है, आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। कौन कौन से विषयों में परामर्श देता है वो हम लोग समझते हैं। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों में केवल देखिए सलाह देता है ये। यदि सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियां जो प्रोसेस होती है उसे संबंधित कुछ विषय पर भी सलाह दे सकता है। दूसरी सलाह क्या है, एक सेवा से दूसरी सेवा के हस्तांतरण के मामले में जो पदोन्नति के मामले में सरकार को परामर्श देता है। मतलब हस्तांतरण भी करना हो एक सेवा से दूसरी सेवा में या पदोन्नति करना है उसमें भी सरकार को ये परामर्श देते हैं। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत से कार्य करते समय सभी अनुशासनिक विषयों पर, माने बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें सिविल सेवक की हैसियत से कोई कार्य कर रहा हो, उसका जो कार्य है अनुशासनिक विषय यदि है कि नहीं है, इस पर भी यूपीएससी सलाह देता है। सिविल सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च के विषय में, मतलब जो सिविल सेवक है अपने कर्तव्य के निष्पादन कर रहा है मान लीजिए, के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किए गए खर्च, मतलब यदि कोई खर्च संबंधी भी होगा तो उसमें भी परामर्श दे सकता है। एक है सास की सेवा में रहते हुए घायल हो जाने पर पेंशन देने के मामले में सरकार को परामर्श, मतलब परामर्श इस आधार पर भी दे सकता है। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है अब एमपीपीएससी क्या करता है, देखिए हम लोग का आयोग सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है। क्या करता है, वो प्रश्नों को घुमाकर पूछता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आप अच्छे से पढ़े हो तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। केवल फैक्ट है, अब धीमे धीमे कम कर दिया पूछना। अब इसकी सीमाएं क्या क्या है, सीमाओं की बात करें तो यूपीएससी के कुछ चीजों में परामर्श नहीं किया जा सकता। क्या कौन कौन सी है, पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले में, सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए इस पर भी परामर्श नहीं किया जाता। आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनीतिक पद, ग्रुप सी डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले, ये सब के मामलों में भी परामर्श नहीं लिया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और क्या क्या है जहां पर ऐसा होता है?
किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम समय के लिए पद धारण करता है। मतलब कोई भी पद ऐसा है, अस्थायी नियुक्तियां हैं जहां पर करने की आवश्यकता है और 1 वर्ष से कम के समय के लिए पद धारण करता है, तो वहां पर भी यह सजेशन इनसे नहीं मांगा जाता, नहीं लिया जाता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो यूपीएससी में कोई भी पद, देखिए एग्जाम होते हैं बहुत सारे, चाहे तो उस पद को भी समाप्त कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवा के संबंध में नियम बना सकता है। कौन कर सकता है, नियम बना सकता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी से परामर्श की इसमें आवश्यकता उसको नहीं होती है, मतलब इसमें के लिए भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। परंतु इस तरह बनाए गए नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद चाहे तो उसे खारिज या संशोधन करे। मतलब कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन उसको संसद में रखवाना पड़ेगा। रखवाएगा नहीं तो क्या होगा? फिर उस कंडीशन में वो बहुत बेहतर तरीके से उसका नियम नहीं माना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो पहले 14 दिन कम से कम संसद में रखना होगा, उसके बाद ही संसद चाहे तो वह उसको खारिज कर सकती है या संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए अब प्रतिवेदन की बात करते हैं। प्रतिवेदन जो ऑलरेडी बनाया जाता है, प्रतिवेदन कहाँ किसको दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लें। देखिए प्रतिवेदन क्या होता है? अनुच्छेद 323 के तहत आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन क्या करता है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। किसको सौंपता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि पूछा जाए यूपीएससी अपना जो प्रतिवेदन होता है हर साल किसको सौंपता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए किसको सौंपता है। ये राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए फिर जिसे राष्ट्रपति हाँ, जिसे राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाता है। आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रकृति के कौन से होते हैं? सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते कि यदि इसने दे दिया तो कंपलसरी सबको ही मानना है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। अन्य तथ्य क्या क्या है? यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है एक, तो मतलब सेंट्रल की जितनी वैकेंसी होती है उसमें यह काम करता है भर्ती के लिए। संसद द्वारा यूपीएससी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। मतलब कौन वृद्धि करता है? वृद्धि करने का अधिकार किसको है? यूपीएससी के कार्यक्षेत्र को संसद द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अध्यक्ष को या सदस्य को पुनर्नियुक्ति अथवा दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। ये बेहद इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किसमें होते हैं? भारित हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय संविधान में यूपीएससी की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्न प्रावधान है। कौन कौन से हैं? देखिए कोई भी बॉडी, कोई भी संस्थान कब अपने निर्णय ले सकती है? जब उसके सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब जो कार्यकाल दिया है 6 या 65, इसके अंदर किसी भी अन्य सामान्य कारणों से उनको हटाया नहीं जा सकता। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब यदि सैलरी बढ़ सकती है, मतलब सैलरी बढ़ सकती है लेकिन घट नहीं सकती। यदि घट जाएगी तो क्या होगा? यह नियम है ही नहीं संविधान में कि वो सैलरी को बढ़ाया ही जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। जो भी चेंजेस होंगे। वेतन, भत्ते व पेंशन भारित व्यय है। पुनर्नियुक्ति पर रोक है, मतलब पुनर्नियुक्ति देख रहे हैं, दोबारा वह नियुक्ति नहीं हो सकती है। पद से राष्ट्रपति द्वारा वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि किसी भी आधार पर हटाएंगे, बिल्कुल नहीं। वह किसी भी अन्य आधारों पर नहीं हटा सकते। क्या कर सकते हैं वो? जब तक कोई मुख्य मेन आधार नहीं हो तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता।
अभी तक के देखिए अध्यक्ष कौन है? सबसे पहला, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सर रोज बारकर प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। महिला रोज विलियम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्लीज बहुत ध्यान से इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आजादी के समय कौन थे? एच के कृपलानी, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। फिर जे एम कुरैशी वगैरह सब कुछ, बहुत सारे लोग आ गए। अब वर्तमान में कौन है वो भी हम देख लेते हैं। वर्तमान की बात करें तो आप देख रहे हैं वर्तमान में कौन है? ये हैं आपके वर्तमान में, कौन वर्तमान में, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी, ये जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश की है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चलिए ये करते हैं हम लोग। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन, सदस्यों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख है। सेम ऐसा ही यूपीएससी में ही है। यूपीएससी में जो चर्चा दी गई है सेम वही आपको यहाँ देखने को मिलेगी। राज्य लोक सेवा आयोग द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती करवाता है। कौन से? द्वितीय और श्रेणी, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के लिए, ठीक है। थर्ड क्लास का मतलब ये नहीं कि चपरासी वगैरह या बाकी चीज, थर्ड क्लास का मतलब होता है कि बहुत सी वैकेंसी आप देखे होंगे, जब भी आपने विज्ञापन देखा होगा तो विज्ञापन में पोस्ट दी होती है, उसके बगल में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी ऐसा कुछ करके लिखा होता है, ठीक है। अब स्टेट पीएससी जो है इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर गठित होती है। सदस्य संख्या इसमें भी निर्धारित नहीं है। वर्तमान में क्या है? 9 से 11 है। 9 से 11 यानी कि सदस्य संख्या है, और इन सदस्य संख्या में चेंज करने का अधिकार किसको है? अधिकार राज्यपाल को है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का भी उल्लेख नहीं है। हालांकि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। वही सेम चीज, 10 वर्ष का अनुभव जो आपका यूपीएससी में था, सेम 10 वर्ष का अनुभव आधे से अधिक सदस्य को होना चाहिए, ठीक है। अब कार्यकाल की बात कर लें तो कार्यकाल सेम वही होगा, 6 साल, लेकिन अधिकतम कौन सा है? 62। यूपीएससी में क्या था? यूपीएससी में था 6 साल और 65। अब स्टेट पीएससी में क्या है? स्टेट पीएससी में 6 साल तो है ही कार्यकाल, लेकिन अधिकतम क्या? 62 साल है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब और इसके बारे में अपन समझते हैं और क्या क्या चीजें प्रावधान दिए हुए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा कार्य संपन्न होंगे। मान लीजिए अध्यक्ष अनुपस्थित है कोई कारण से, तो वह कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं। स्टेट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्यपाल को त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं एवं राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र भी किसको मिलता है? राज्यपाल को दिया जाता है। लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ही है। लेकिन नियुक्त कौन कर सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति उसी रीति से अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाता है जिस रीति से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। कदाचार के आधार पर पद से हटाने संबंधी मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, जो एक बाध्यकारी है। मतलब वही बाध्यकारी कहाँ से हो गया? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। तो कंपल्सेशन है कि जो भी सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट वो मान्य होगा। स्टेट पीएससी के कार्य यूपीएससी की तरह ही राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, जैसे वो केंद्र के रूप में होते हैं वैसे ही राज्य के रूप में होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है।
चलिए, गठन इसका कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत भी इसका गठन हुआ है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? डीवी रेगे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, डीवी रेगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भास्कर चौबे। वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। कौन है? गलत हो गया, ये राजेश मेहरा, राजेश लाल मेहरा है। कौन है? राजेश लाल मेहरा। पहले ये कार्यवाहक थे, उनको बाद में क्या कर दिया गया? अब फुल टाइम उनको बना दिया गया है। अभी तक के अध्यक्ष की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हैं डीवी रेगे हैं, देखिए डीवी रेगे हो गए, और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा। बाकी एच सी सेठ, एस पी मुसरन, आर राधाकृष्णन, के सी तिवारी, के एन सिन्हा, एन सुंदर, एम बी पीटर, भास्कर चौबे, एस एल शर्मा, जे एन कौल, ओम प्रकाश मेहरा, विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, ए के पांडे, विपिन व्यवहार, एस पी गौतम, ये सब क्या है? अभी पहले हो चुके हैं, वर्तमान में आप जरूर ध्यान रखिएगा इनको। ये राजेश लाल मेहरा को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। प्रथम परीक्षा का आयोजन 1958 में हुआ था। आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक प्रबंधकीय अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में इसका नाम बदल दिया गया, बाद में मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी कर दिया गया। 2001 में नाम फिर बदला। वर्तमान नाम इनका क्या है? नरोना प्रशासनिक प्रबंधकीय एकेडमी इनका नाम है। ओके, कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 315 में क्या है? संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, 315 में कहा गया है। 16 में क्या कहा गया है? सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 317 में क्या कहा गया है? देखिए पहले में क्या है? एक आयोग होगा। 16 में क्या होगा? नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में है। और ये क्या दिया गया है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन के बारे में 317 में बताया गया है, ठीक है। तीन सौ 18 में क्या गया है? आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति 318 में दी गई है। 319 में क्या है? आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक है। मतलब क्या है? 18 में क्या दिया गया है? सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। 319 में क्या बताया गया है? आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर भी रोक है। मतलब यदि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तो वह पद में नहीं बने रहेंगे, या इस बात को रोक किसमें है? 319 में कहा गया है। 320 में क्या कहा गया है? लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में भी बताया गया है। किसमें? यह दिया गया है 320 में। अनुच्छेद 321 में क्या कहा है? लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसमें है? ये संसद में है। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 322 में क्या है? लोक सेवा आयोग का खर्च। और 323 में जो प्रतिवेदन होता है राष्ट्रपति को सौंपता है, वो किस में आएगा? 323 में आएगा, ठीक है। पद यदि विमुक्ति, पद से मुक्त हो जाता है कोई, तो वह किस किस पद को धारण कर सकता है, ये हम लोग अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यूपीएससी है, यूपीएससी में ये देखिए यूपीएससी है, यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी का कोई अध्यक्ष होगा तो क्या होगा? वह कहीं पर भी कार्य नहीं कर सकता है, कहीं पर भी कार्य उसको मनाही है हर जगह। मान लीजिए इसका सदस्य होगा, मेंबर होगा, तो वो क्या कर सकता है? एक ही जगह पहुंच सकता है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, बस। उससे ज्यादा वो कोई और पोस्ट को धारण नहीं कर सकता। एक पोस्ट और है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यह भी दो कार्य कौन सा कर सकता है? मेंबर।
मेंबर कर सकते हैं ये दो काम। अब स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो क्या कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष होगा वो एक तो बन सकता है यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, दूसरा यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, किसी भी अन्य राज्य में पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, किसी भी अन्य राज्य में। यहाँ की चूंकि एक बार अध्यक्ष बन चुका है, दोबारा तो नहीं बनेगा वो। अब सदस्य की बात करें तो जो यूपीएससी है उसका अध्यक्ष बन सकता है सदस्य, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, किसी अन्य राज्य में पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और उसी राज्य में पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। मतलब इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। मतलब ये सदस्य क्या कर सकता है, दो कर सकता है काम। कौन कौन से कर सकता है, यदि वो यूपीएससी की बात करें हम लोग और स्टेट पीएससी की बात करें तो क्या होगा, जो यूपीएससी में वो क्या कर सकता है, पहली बात तो प्रेसिडेंट बन सकता है यूपीएससी का, दूसरा उसका मेंबर बन सकता है। और स्टेट पीएससी की बात करें तो उसमें क्या होगा, किसी अन्य राज्य में पीएससी का प्रेसिडेंट बन सकता है और उसी राज्य में पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।